नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इवनिंग एजेंडा में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्टेस्ट 2020 के परिणाम घोषित हो गए हैं, जहां केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने किए परिणाम घोषित, जिसमें मध्य प्रदेश को राज्यों की श्रेणी में दूसरा स्थान मिला है। आपको बता दें कि दूसरा पुरस्कार मध्य प्रदेश को मिला है। मध्य प्रदेश की 5 स्मार्ट सिटी को विभिन्न श्रेणियों में 11 पुरस्कार दिए गए हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश की 7 स्मार्ट सिटी में से 5 को मिला है पुरस्कार। 20 अवार्ड में 11 मध्य प्रदेश के खाते में है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश को भोपाल स्मार्ट सिटी कॉन्टेस्ट 2020 में एमपी को देश में मिला दूसरा स्थान। मध्य प्रदेश के भोपाल, सागर, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर को अलग अलग कैटेगरी में 11 पुरस्कार मिले हैं। तो आप ये मानकर चलिए कि पूरे देश में दूसरा पुरस्कार मध्य प्रदेश को मिला है, यानी कि एक बार फिर से स्मार्ट सिटी की जो तैयारी सरकार लगातार करती आ रही है, जिस तरीके से विकास के काम हो रहे हैं, उनको देखते हुए ये साफ तौर पर अब समझा जा सकता है कि वाकई में मध्य प्रदेश में बहुत तेजी से विकास हुआ है। अब पिछले कुछ लंबे वक्त से कोरोना की वजह से भी विकास कार्य रुक जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि पूरे देश में दूसरा पुरस्कार मध्य प्रदेश के खाते में। तो मध्य प्रदेश की 5 स्मार्ट सिटी को विभिन्न श्रेणियों में 11 पुरस्कार दिए गए हैं। मध्य प्रदेश की 7 स्मार्ट सिटी में से 5 को पुरस्कार मिला है। 20 अवार्ड में 11 अवार्ड मध्य प्रदेश को मिले हैं। तो भोपाल स्मार्ट सिटी कॉन्टेस्ट 2020 में एमपी को देश में मिला दूसरा स्थान। मध्य प्रदेश के भोपाल, सागर, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर को अलग अलग कैटेगरी में मिली है कुल 11 पुरस्कार। 20 में से 11 एमपी के खाते में आना ये बहुत बड़ी बात है। और आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से लगातार विकास का काम हो रहा है मध्य प्रदेश में, 5 स्मार्ट सिटी जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है कॉन्टेस्ट 2020, 7 स्मार्ट सिटी में से 5 को अवार्ड से नवाजा गया है। पूरे देश में एमपी का दूसरा स्थान, दूसरा पुरस्कार मिला है। और चलिए सीधे रुख करते हैं। मनोज भोपाल से जुड़ गए हमारे साथ और विकास भी जुड़े हुए हैं, बात करेंगे। सबसे पहले प्रतीक अवस्थी जबलपुर से जुड़े हैं, तो सबसे पहले तो आपके पास आते हैं मनोज। हम देख पा रहे हैं कि 20 में से 11 पुरस्कार एमपी के खाते में हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं एमपी के लिए। रेनू, बिल्कुल आपने सही कहा। ये बड़ी उपलब्धि इसलिए भी है क्योंकि स्वच्छता के मामले में पहले ही मध्य प्रदेश का डंका देश भर में बजा था, लेकिन अब जो है वो जो अपना मेट्रो सिटी का जो प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के अलावा पूरे देश भर में चल रहे हैं, उसको लेकर अब फिर मध्य प्रदेश नंबर 1 पे, यदि स्मार्ट सिटी के शहरों के लिहाज से कहें, लेकिन पूरे राज्यों के हिसाब से कहें तो राज्यों में दूसरे नंबर में देश में मध्य प्रदेश आया है। लेकिन 5 स्मार्ट सिटी, हालांकि 7 स्मार्ट सिटियों का काम पूरे मध्य प्रदेश के शहरों में चल रहा है, लेकिन 5 स्मार्ट सिटी जिन शहरों में चल रही है उनको अलग अलग कैटेगरी में जो है अवार्ड मिले हैं। और टोटल 20 अवार्ड में से पूरे देश भर में मध्य प्रदेश की 5 स्मार्ट सिटी को जो है वो स्मार्ट जो अवार्ड है वो मिलने का काम हुआ है। पूरी जानकारी जो है वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अलग अलग थीम, जिसमें कल्चर की थीम थी, इकोनॉमिक की थीम थी और अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग थीम थी, उसको लेके अलग अलग शहरों में जो 7 स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको लेके जानकारी केंद्र सरकार को भेजी गई थी। और उसी का ये नतीजा रहा कि आज जब अवार्ड की घोषणा हुई तो उसमें मध्य प्रदेश अव्वल जो है वो साबित हुआ। 5 स्मार्ट सिटी को जो है वो अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड मिले हैं। भोपाल की बात करें तो भोपाल में अर्बन कैटेगरी की जो थीम बनाई गई है उसमें अवार्ड भोपाल को मिला है। भोपाल में लगातार तेज़ी से मेट्रो का काम जो है वो चल रहा है और जो पहला रूट था उस पर लगभग जो ज़मीनी स्तर पर जो कामकाज पिल्लर के होने थे वो कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर पर पूरे हो गए और दूसरे रूट पर भी लगातार काम चल रहा है। हालांकि कई रूट अभी भी बाकी, लेकिन दूसरे शहरों की अपेक्षा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में तेज़ी से काम चल रहा है और यही कारण है कि भोपाल को इस थीम में जो है वो अवार्ड मिलने का काम हुआ है। लेकिन इंदौर में भी जो इकोनॉमी जो थीम बनाई गई थी उसमें भी जो अवार्ड है वो मिला हुआ है। तो मध्य प्रदेश की जो 5 स्मार्ट सिटी जो प्रोजेक्ट शहरों में चल रहे हैं वहाँ पर ये अवार्ड मिला और यही कारण है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के पूरी
टीम को बधाई देने का काम किया। इसके अलावा सरकार के अलग अलग विभाग जो स्मार्ट सिटी के कामकाज को देख रहे हैं उनको भी यहाँ पर बधाई दी गई है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और साथ ही विकास आपके पास आते हैं, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि कई बड़े शहरों के सामने इंदौर ने एक बार फिर से अपना डंका बजा दिया है। स्वच्छता की बात कर ली जाए, वैक्सीनेशन की बात कर ली जाए, और एक बार फिर से इंदौर का नाम। जी बिल्कुल, ये कीर्तिमान फिर से जो इंदौर के नाम जो पहले से था वो लगातार बरकरार है। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत विभिन्न तमाम पुरस्कार जो है, तमाम जो कैटेगरी के लिहाज से देखा जाए तो इंदौर अब फिर एक बार अव्वल दर्जे पर है। इंदौर के 56 स्थित जो प्रोजेक्ट है उसका भी चयन बिल्ट एनवायरनमेंट थीम के तौर पर किया गया है। सैनिटेशन थीम में इंदौर को पहला पुरस्कार दिया गया। हालांकि तिरुपति शहर के साथ साथ में इसका चयन किया गया। वहीं कल्चर थीम में इंदौर को कंजर्वेशन ऑफ बिल्ट हेरिटेज के लिए पहले पुरस्कार के तौर पर चयनित किया गया। तो कुल मिलाकर ये बीते कुछ समय से लगातार इंदौर जिला प्रशासन के साथ साथ में शहर की जो जनता है वो लगातार काम कर रही थी, उसी का ये नतीजा है, परिणाम देखने को मिले हैं। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो विभिन्न कैटेगरी तय की गई थी, कैटेगरी बनाई गई थी, उसी के लिहाज से अब शहर की जनता के साथ साथ जिला प्रशासन के जो विभिन्न जो लगातार मेहनत की जा रही थी, उसी का परिणाम है कि शहर के तमाम जो कैटेगरी है उन सब का चयन हुआ है और सभी में इंदौर लगभग अव्वल ही साबित हुआ है। रीनू जी बिल्कुल बिल्कुल। और साथ ही जबलपुर से प्रतीक भी बने। प्रतीक, राउंड 1 सिटीज में जबलपुर को तीसरा पुरस्कार मिला है और आप देखिए कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जबलपुर संस्कार धानी का नाम तीसरे नंबर पर। देखिए बिल्कुल रेनू, इंडियन स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट यानी आईसेक 2020 के परिणाम आज जाके मंत्री महोदय ने घोषित किए हैं और मध्य प्रदेश के लिए गौरव का विषय एक बार फिर, क्योंकि दूसरा स्थान पूरे भारत भर में उसे लगा है। प्रथम शहर की बात कर ली जाए तो वो इंदौर है सूरत के साथ साथ, लेकिन राउंड 1 सिटीज में तीसरा जो शहर है वो जबलपुर सामने आया है। तमाम जो कार्य स्मार्ट सिटी के अंतर्गत यहाँ पर किए गए, चाहे उसमें पब्लिक गैदरिंग के साथ साथ हो या तमाम अन्य विकास कार्यों, जैसे अगर बात की जाए एक बड़ा स्टेडियम का निर्माण यहाँ पर हो रहा है, कन्वेंशनल पार्क का यहाँ पर निर्माण हो रहा है, भंवरताल गार्डन का यहाँ पर निर्माण, तमाम जो स्कूल्स हैं उनका निर्माण यहाँ पर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत हो रहा है। तो तमाम कार्यों का सर्वे जो है केंद्रीय टीम द्वारा यहाँ पर किया गया था और इस लिहाज से राउंड 1 सिटीज में तीसरा पुरस्कार जबलपुर के हाथ लगा है। अब तक पिछले वर्षों में लगातार स्मार्ट सिटी रैंकिंग्स में शहर पिछड़ता रहा, लेकिन अब जाकर के एकदम से रफ्तार पकड़ी है और रैंकिंग में तीसरा स्थान पाया, जो कहीं ना कहीं तमाम स्मार्ट सिटी के उन अधिकारियों के कार्यों की सराहना है, बल्कि कहीं ना कहीं उन्हें बूस्टअप भी करेगा और अच्छी गति के साथ इसी तरीके से काम आगे करें तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के कॉन्टेस्ट जो होते हैं वो काफी मददगार साबित होते हैं। कहीं ना कहीं इंदौर लगातार नंबर 1 है, जो मध्य प्रदेश के लिए बहुत ही अच्छी बात है। साथ ही साथ उन शहरों के लिए भी कि कहीं ना कहीं वो भी इंदौर जैसा कुछ ना कुछ अचीव कर सके, तो उसी और जबलपुर भी यहाँ पर अग्रसर रहा है और यही वजह रही कि तीसरा स्थान राउंड 1 सिटीज में उसे प्राप्त हुआ है। जी बिल्कुल। और साथ ही प्रतीक ये भी देखा जा रहा है कि 20 पुरस्कारों में 11 यानी कि आधे से ज्यादा मध्य प्रदेश के खाते में गए हैं। पिछले दिनों से हम देखते आ रहे हैं, चाहे स्वच्छता की बात कर ली जाए, चाहे वैक्सीनेशन को लेकर बात कर ली जाए, वैक्सीनेशन ने तो पूरी दुनिया में डंका बजा दिया है और एक बार फिर से आज जो मंत्री महोदय ने ऐलान किया है, वाकई में एमपी ने काफी कुछ कमा लिया पिछले कुछ वक्त से। कोरोना से जंग जीतने के साथ ही और ये कोरोना के साथ लड़ाई के साथ ही मध्य प्रदेश के अच्छे दिन की शुरुआत भी हम कह सकते हैं, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड जहां वैक्सीनेशन का बना, पूरे दुनिया भर के मैप में कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश आया वैक्सीनेशन के मामले में। और उसके बाद आज जो स्मार्ट सिटीज कॉन्टेस्ट की रैंकिंग घोषित हुई है, 20 में से 11 अवार्ड मध्य प्रदेश के नाम लगे हैं, एक बेहद गौरव का विषय है। नगरीय प्रशासन मंत्रालय के मंत्री महोदय ने भी कहीं ना कहीं पीठ थपथपाई है तमाम निगम अधिकारियों की, और थपथपानी भी चाहिए जब इस प्रकार के इनिशिएटिव होते हैं और लगातार दिन रात अधिकारी और कर्मचारी काम करते हैं, और जब उसकी सराहना होती है तो ये कहीं ना कहीं उत्साह भी बढ़ाता है। उसके साथ ही साथ लगन के साथ आगे भी इस प्रकार अग्रसर रहना है, न्यू आइडिएशन लाना है, जो कि स्मार्ट सिटी में लगातार न्यू आइडिएशन को हमेशा तरजीह दी गई है और इस न्यू आइडिएशन के मोटिव के साथ ही लगातार रैंकिंग्स भी दी जाती हैं। अब तक इंदौर बाजी मारता रहा और इस बार भी उसने बाजी मारी है। स्वच्छता के साथ साथ स्मार्ट वर्किंग में भी वो आगे निकला है। तो और जो स्मार्ट सिटीज हैं मध्य प्रदेश की, उनके लिए कहीं ना कहीं भी टारगेट होना चाहिए कि वो और इफेक्टिव स्मार्ट वर्किंग को अपनाएं और इसी तरीके से जो कॉन्टेस्ट होते हैं उसमें अपनी रैंकिंग में लगातार सुधार करेंगे तो बेशक न केवल शहरवासियों को एक अफोर्डेबल लिवलीहुड मिलेगा, बल्कि वाकई में एक कहीं ना कहीं देश अग्रसर होगा डेवलपमेंट की ओर। और इस प्रकार के जो कॉन्टेस्ट की रैंकिंग आई है, फिलहाल एक अच्छी खबर है मध्य प्रदेश वासियों के लिए। जी बिल्कुल। और विकास देखा जा रहा है कि पहला स्थान इंदौर को मिला है और कई बड़े शहर चेन्नई के साथ हम देख पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश का नाम रोशन हो रहा है और कई सारे सेक्टर्स में हम देख रहे हैं कि सूरत के साथ साथ एमपी ने बाजी मारी है।
जी बिल्कुल, इसके पीछे कहीं ना कहीं इंदौर जिला प्रशासन की लगातार मॉनिटरिंग है। स्मार्ट सिटी के तहत लगातार ऐसे काम किए गए, नए आयाम शुरुआत की गई थी, जिसको लेकर के काम बीते वर्षों में हुआ है। स्मार्ट सिटी मिशन को लगभग 6 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं इंदौर अव्वल शुरुआत से रहा ही है। और यही वजह है कि जो आइडिएशन की जिस प्रकार से प्रतीक ने भी चर्चा की, आइडिएशन पे लगातार काम किया गया और यही वजह थी कि इंदौर में विभिन्न स्मार्ट सिटी की तमाम जो कैटेगरी है उनके अंतर्गत ये कैटेगरी में चयन इंदौर का हुआ है। चाहे वो इंदौर के 56 प्रोजेक्ट की बात की जाए या फिर तमाम जो अलग अलग कैटेगरी है उनकी बात की जाए, तो उसमें साफ तौर पर ये जाहिर होता है, ये तय होता है कि यहाँ पर लगातार बेहतर काम किया गया। यही वजह है कि मंत्री ने जो इसका चयन पूरे प्रोजेक्ट का किया है, कैटेगरी का किया है, वो कहीं ना कहीं यहाँ के काम की जो परफॉर्मेंस देखी गई उसी के तहत किया गया। हालांकि इसके बाद ये भी तय माना जा रहा है कि अब एक बार फिर यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों की बात की जाए, जनता की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं फिर से मनोबल बढ़ेगा और अधिक डेडिकेशन के साथ फिर से इस काम को और ज्यादा किया जाएगा। तो कुल मिला के ये जो आयाम शुरू हुए थे और जिस प्रकार से कीर्तिमान इंदौर के नाम हुआ है, ये कीर्तिमान आगे भी बदस्तूर जारी रहेगा। रीनू जी बिल्कुल, और ये बहुत अच्छी बात है कि कुल 20 पुरस्कारों में से 11 एमपी के खाते में और 7 स्मार्ट सिटीज में से 5 स्मार्ट सिटीज अपना नाम रोशन कर चुकी हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए। तो अब मंत्री महोदय भी सोशल मीडिया में देखा जा रहा है बधाइयों की बौछार है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। आप सभी का स्वागत है। रायपुर में संडे लॉकडाउन खत्म हो गया और आज रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। रायपुर शहर अब शाम 7 की जगह रात 8 बजे तक अनलॉक रहेगा। संडे के दिन भी रात 8 बजे तक दुकानें खुल सकेंगी और अब तक रविवार को दोपहर 2 बजे तक ही बाजार खुला रखने के निर्देश थे। 13 दिन पहले ही कलेक्टर ने एक आदेश जारी कर दुकानें खुली रखने के शाम 6 बजे तक सीमा को 7 बजे तक किया था और अब एक बार फिर से बाजार को 1 घंटे की छूट के साथ अनलॉक किया जा रहा है। यह आदेश शुक्रवार से ही लागू हो जाएगा। हालांकि आदेश में यह भी कहा गया है कि रात 8 बजे के बाद अगली सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन का पालन करवाया जाएगा। नई गाइडलाइन के मुताबिक शहर में सभी दुकानें, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क और जिम, शॉपिंग मॉल, ठेला, गुमटी, सुपरमार्केट, सुपर बाजार, फल और सब्जी मंडी, अनाज मंडी, शोरूम, क्लब और शराब की दुकानें खुली रहेंगी। और सीधे रुख करते हैं रायपुर का। संवाददाता ममता लांजेवार जुड़ गई है। ममता, अब और छूट दे दी गई है। जो दुकानें अभी तक 7 बजे तक खुली रहती थी, कलेक्टर ने निर्देश जारी कर दिए। क्या कुछ गाइडलाइन है अभी? बिल्कुल, देखिए अभी तक के 7 बजे तक की दुकानें खुली रहती थी, लेकिन अब समय और बढ़ा दिया गया है और रायपुर कलेक्टर ने आदेश जारी किया गया है। अब रात को 8 बजे तक की दुकानें खुली रहेंगी। तमाम जो शॉपिंग मॉल है, चाहे स्पा सेंटर की बात करें, ब्यूटी पार्लर्स हैं, इसके अलावा जो जितनी दुकानें हैं, चाहे किराने की दुकानें बात कर लें, चाहे कपड़ों की दुकानें बात करें, जितने बाजार हैं वो रात को 8 बजे तक खुले रहेंगे। तो एक तरह से कहें कि चूंकि इसको बड़ी राहत के तौर पे भी देखा जा सकता है, क्योंकि कई बार होता है कि दफ्तर अब पूरी तरह से खुल गए हैं और दफ्तर से लौटते हुए भी या अपने ऑफिस से लौटते हुए लोग अपनी जो जरूरत के सामान है वो खरीदना चाहते हैं, लेकिन चूंकि 7 बजे का समय था, ऐसे में दिक्कतें भी होती थी। अब 8 बजे तक ये छूट दी गई है। ये इसके अलावा अगर हम बात करें तो रात को 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक जो है वो नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। तो फिलहाल ये आदेश मिला है और इस आदेश के बाद को एक तरह से बड़ी राहत के तौर पे देखा जा सकता है। जो तमाम जो व्यापारिक संगठन है वो भी इस चीज की मांग कर रहे थे। आम लोग भी एक तरह से कहें कि वो जब सब कुछ खुल गया है तो छूट देनी चाहिए, इसकी मांग कर रहे थे। तो इसको एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि अभी भी कहा गया है कि तमाम जो गाइडलाइंस है उसका पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, प्रॉपर सैनिटाइजर जो है वो दुकानों में रखा रहना चाहिए। इन सब की हिदायतें भी दी गई है। बिल्कुल, शुक्रिया ममता आपका तमाम जानकारी के लिए। तो तमाम हिदायतों के साथ वक्त को बढ़ा दिया गया, समय सीमा 7 से 8 बजे तक कर दी गई है। तो वहीं जबलपुर की बात करेंगे, जहां कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा दहाई के आंकड़े से नीचे आने के बाद अब प्रदेश में डेल्टा प्लस वेरिएंट के दस्तक के चलते स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड में आ गया है। रोजाना जितने भी कोरोना संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं उनके सैंपल न केवल स्टोर किए जा रहे हैं, बल्कि उन्हें एक एक कर दिल्ली स्थित केंद्रीय लैब भी भेजा जा रहा है। वहीं कोरोना की तीसरी लहर को लेकर भी विभाग मुस्तैद है। अधिकारियों की माने तो वैक्सीनेशन के साथ साथ जागरूकता और सावधानी से ही हम तीसरी लहर या कोरोना के अन्य वेरिएंट पर काबू पा सकते हैं। तो अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य महकमा जबलपुर में, क्योंकि डेल्टा प्लस वेरिएंट के मरीज सामने आने के बाद अब कोरोना पॉजिटिव जितने भी मरीज हैं सैंपल की जांच की जा रही है और जांच बहुत तेजी से बढ़ा भी दी गई है।
वायरस म्यूटेट होकर डेल्टा प्लस में बदला हुआ है। डेल्टा प्लस या AY.1 में भी तब्दील हुआ है और उसके चलते अब कहा जा रहा है कि स्पाइक में K417N म्यूटेशन जुड़ जाने का कारण डेल्टा प्लस वेरिएंट बना है। और अब ये भी बता दें कि इसके जो मरीज हैं वो संस्कारधानी में भी पाए गए हैं, जिसके बाद से स्वास्थ्य महकमा पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। और सैंपल हैं, उन्हीं में से कुछ सैंपल्स लगातार अब हम भेजना शुरू कर रहे हैं और जो हमारी नेशनल लैब है दिल्ली में, वो नेशनल लैब में उसको भेजना शुरू कर रहे हैं। जैसे दूसरी जगहों से भी राज्य के ये सैंपल सब भेजे जाना शुरू कर चुके हैं, जिसमें ये देखा जाएगा कि ये डेल्टा प्लस वेरिएंट तो नहीं है। तो अब आगे से नियमित रूप से सैंपल भेजे जाएंगे दिल्ली। एक और अहम खबर, जहां छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से बसों के पहिए थम सकते हैं। छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी है। 8 सूत्री मांगों को लेकर संघ अब आंदोलन करेंगे। अगर सरकार मांगे नहीं मानती है तो 13 जुलाई से बसों के पहिए थम जाएंगे। 28 जून को इसको लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन होगा। 2 जुलाई को सभी जिला कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपेंगे, तो वहीं 8 जुलाई को बस संचालक, परिजनों, चालक, कंडक्टर, हेल्पर और क्लीनर के साथ बसों की बारात निकालेंगे। फिर भी सरकार नहीं मानती है तो 13 जुलाई से अनिश्चितकाल के लिए बस सेवा बंद कर दी जाएगी। 22 तारीख को 1 दिवसीय धरना धरेंगे। उसमें हम सरकार को बताएंगे कि हम लोग कितना परेशानी में है। उसके बाद भी सरकार नहीं मांगती तो 2 तारीख को हम लोग बसों को, ड्राइवर, चालक, परिचालक सबके साथ में हम लोग एक बारात, बसों को लेके अपनी बारात निकालेंगे और जाके जिला मुख्यालय में हम लोग अपना ज्ञापन सौंपेंगे। और हर जिले में, एक रायपुर जिले की बात नहीं, सारे जिले में। उसके बाद भी अगर नहीं हुआ तो हम लोग जो है ना अपनी गाड़ियों को 13। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता देवव्रत जुड़ गए। देवव्रत, छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ अब 13 जुलाई से पूर्णतः बस का परिचालन बंद करने की तैयारी में है। क्या कुछ प्रमुख मांगे इनकी? जी, मुख्य तौर पे जिस तरह से ये देखा जा रहा है कि यात्री किराया बढ़ाने की जो मांग है वो सबसे अहम है, जिसे लेकर के ये पूरा आंदोलन हो रहा है। चरणबद्ध आंदोलन की पूरी रूपरेखा तैयार है और जिस तरह से दलील ये दी जा रही है बस ऑपरेटरों द्वारा कि कोरोना काल में पूरी तरह से कामकाज ठप रहा, कई बसों के पहिए थमे रहे और इस दौरान बड़ा नुकसान उन्हें झेलना पड़ा। इस दौरान ये भी हुआ कि डीजल की कीमतें बढ़ गई, लेकिन किराया वहीं का वहीं है। अब ऐसे में सरकार के पास अपनी मांगे ये रख चुके हैं, परिवहन मंत्री और मुख्यमंत्री तक की अपनी मांगें पहुंचा चुके हैं, लेकिन अब तक सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं आया है। लिहाजा इन्होंने आंदोलन का ऐलान कर दिया है और 13 जुलाई को हो सकता है कि सारी बसें अनिश्चित काल के लिए बंद हो जाएं। हालांकि उससे पहले भी 1 दिवसीय महाधरना जो है वो रायपुर के समेत अलग जगह पर सभी जिलों में दिया जाएगा। सभी जिला कलेक्टरों को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। इस दौरान बसों की बारात निकाली जाएगी और उसके बाद भी सरकार नहीं मानती है तो पूरे परिवार के साथ 1 दिवसीय महाधरना जो है आगे किस तरीके से सरकार निर्णय लेती है। बिल्कुल शुक्रिया आपका देवव्रत तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इवनिंग एजेंडा में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।